नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी में गठबंधन नहीं होगा, जिसका कयास लगाया जा रहा था वो अब स्पष्ट हो चुका है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव पर भीम आर्मी चीफ का बड़ा हमला भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि सपा और भीम आर्मी में अब गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव दलितों का साथ नहीं चाहते हैं, ये चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद चुनाव अखिलेश यादव और भीम आर्मी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आज दोनों संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये जानकारी अब सामने आ चुकी है। और ठीक 11 बजे आज अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें अखिलेश यादव बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह थी। लेकिन सपा और आजाद पार्टी का गठबंधन नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर ने कहा है कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उनकी तरफ से, और साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात भी स्पष्ट कर दी है। तो फिलहाल ये जानकारी साफ है कि अब दोनों एक साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे। अब चंद्रशेखर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि अखिलेश यादव, मैं समझता हूं कि 6 महीने पहले से हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें हुई। हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है, और पिछला कुछ तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया, और इसलिए से 2 दिन से मैं यहां हूं। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं तथागत बुद्ध से। भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या वो आपके सामने है। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषयों पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाएं,
उनकी जमीन कब जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं तो समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूं कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पे हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहाँ बैठे हैं, बीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, आपका दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25.5% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं। मीडिया के लोगों से मुझे शिकायत है कि बिना मेरे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, ना उनके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के, आप लोगों ने भी किससे कहीं से खबरें चला दी कि ये सीट मिल रही है, वो सीट मिल रही है। नहीं चंद्रशेखर जी, टीवी9 ने चलाया, गठबंधन नहीं हो सकता है। चलाया। और मैं उन साथियों से भी कह रहा हूँ कि कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो बना के रखिए। टीवी9 ने चलाया कि आपका गठबंधन नहीं हो सका है। 9 बजे काफी सारी बातें नाम लेके एक बार फिर नाम लेकर स्टेटमेंट क्लियर दिए सर। आगे करने की आपकी क्या है? देखिए, मैं फिर क्या मैं यही कह रहा हूँ ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए था। वो तो इसमें रोज दलित वंचित। आपकी क्या मांगे थी उनसे जिनको उन्होंने नहीं मांगा? सर स्पेसिफिक अभी भी नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं क्या कह रहा हूं, एक स्पेसिफिक लाइन क्लियर बिल्कुल की क्या हुआ है? हुआ ये है कि अखिलेश जी के ऊपर मैंने कल जिम्मेदारी छोड़ी थी वहां से आने के बाद कि आप तय कर लें कि आप हमें गठबंधन में चाहते हैं, क्योंकि बात सीटें और ये सब चीजें कई मायने रखती हैं। कल हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार बन जाए, तो उनमें हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी। कुछ मुद्दों पे वो, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पे नहीं करेंगे। तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब, आपको नोट बना के देना पड़ेगा। हमारा यह था कि आपको कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे। ताबिश कमाल यूपी हेड इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ताबिश, ये साफ तो कर दिया है चंद्रशेखर ने कि गठबंधन नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर कुछ कहते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि एक लाइन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि दलित उनका साथ दे। ममता, देखिए, जिस तरह से राजनीति एक परसेप्शन माना जाता है, वही परसेप्शन हमें देखने के लिए मिला है। राजनीति में कभी भी कुछ स्थिर नहीं होता है। कल से लगातार ये खबरें चल रही थी कि समाजवादी पार्टी का और भीम आर्मी का बहुत जल्दी गठबंधन हो सकता है। कि इसकी वजह ये थी कि काफी देर तक इन लोगों की मीटिंग चली, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की मीटिंग रही, और मीटिंगों में क्या हो रहा था वो सूत्रों के हवाले से पत्रकारों को बताया जा रहा था कि गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है, गठबंधन को लेकर के सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो रही है। और ये आज उम्मीद ये थी कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये
ऐलान करेंगे कि कितनी सीटों को लेकर के गठबंधन हुआ है, कितनी सीटें भीम आर्मी को समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं, अखिलेश यादव के साथ उनकी क्या मीटिंग हुई। लेकिन जो नहीं सोचा था आज वो चीजें निकल कर आई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज एक नया माहौल ऐसा पैदा हो रहा है जो नहीं सोचा जाता है वो सामने निकल कर आता है। चंद्रशेखर जो लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर के कभी इस तरह का बयान नहीं देते थे, आज वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को दलितों का वोट नहीं चाहिए। तो एक राजनीतिक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की गई। देखिए, जहां तक राजनीतिक जानकारों की अगर बात करूं तो अभी कुछ देर पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो राजनीति के जानकार लोग, उनसे मैं चर्चा कर रहा था, मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वो ये कह रहे थे कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत भीम आर्मी अलग से चुनाव लड़ रही है, जिससे कि दलितों का वोट बैंक कन्वर्ट ना हो जाए, बीजेपी के पास न चला जाए, इसलिए इनको अलग से चुनाव में उतारा जा रहा है। बजाय अपने साथ लाने के बदले इनको अलग से चुनाव में उतार करके और दलितों का वोट बैंक रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सपा को कहीं ना कहीं दलित वोट नहीं देंगे और ऐसे में उनके पास ऑप्शन बचता है बीजेपी। तो ऐसे में बीजेपी का वोट बैंक रोकने के, बीजेपी के पास जाने से उस वोट बैंक को रोकने के लिए हो सकता है कि ये रणनीति अंदर खाने टेबल के नीचे तय हुई हो, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ बीएसपी चुनाव लड़ती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर नजर नहीं आ रही है। 6 से 8 सीटों पर पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी सिमटती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि दलित वोट बैंक एक तरफा बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो सकता था। उसको रोकने के लिए हो सकता है कि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस तरह का अंदर खाने एक टेबल हो गया हो कि आप इस तरह से चुनाव लड़िए और फिर वोट बैंक को रोकने का काम कीजिए जो बीजेपी की तरफ ना जाए। दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज ये दावा कर रहे हैं बैठ करके अखिलेश यादव को दलितों का वोट नहीं चाहिए, उन्हें दलितों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे में उनका एक बड़ा दाव अब लगातार अखिलेश यादव का है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे पास जो दलितों की संख्या है वो आज की डेट में बीजेपी के पास नहीं है। उन्नाव रेप पीड़िता को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ठीक है, हम उनके सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, ये भी दलित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है और बहुत जरूरी है इस वक्त अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम है। वहीं बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, पार्टी के कई बड़े लीडर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाली राजनीतिक हवाएं दिल्ली की गद्दी की राह तय करती हैं। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव लूज करती है तो जाहिर सी बात है उसका असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा। इसलिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। अब जहां तक इन दोनों के गठबंधन की बात है, वो जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर के इन लोगों के बीच में खटपट बताई जा रही है, जो जिस तरह से चंद्रशेखर कह रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। खबर यह है कि 12:30 बजे आज अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो क्या ऐलान करते हैं, क्या कहते हैं वो, कि आखिर क्या वजह रही है कि जो चंद्रशेखर से उनकी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है, क्या वजह रही है कि उन लोगों का आपस में तालमेल नहीं रहा है। तो ये अभी 12:30 बजे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 12:30 बजे इस बात का पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही, क्यों ऐसा हुआ। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रशेखर लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे, तो हो सकता है कि अगर एक परसेप्शन जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं वो ना हो और फिर कुछ दिनों के बाद कोई ऐसी चीज निकलकर सामने आ जाए जिससे कभी राजनीति, देखिए मैंने शुरू में कहा कि राजनीतिक परसेप्शन हो सकता है कि दोबारा से कोई एक ऐसी चीज निकल कर सामने आ जाए और फिर दोबारा वो गठबंधन की राह तय हो जाए। तो बहुत चीजें बाकी हैं, अभी जैसे जैसे चुनाव का समय बाकी है, बहुत चीजों का इंतजार करना बाकी है। जब तक अखिलेश यादव की आज 12:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है ममता। लेकिन ताबिश, ये चंद्रशेखर की पार्टी किसका खेल बिगाड़ने के लिए पहुंची हुई है? सबसे ज्यादा नुकसान इससे किसको होगा? अखिलेश यादव की तरफ चंद्रशेखर ने कह दिया कि बहुजन समाज को अपमानित करने का आरोप उनके ऊपर लगाया, अखिलेश के ऊपर। देखिए, आप ममता एक चीज समझ लीजिए कि अखिलेश यादव को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है चंद्रशेखर अगर उनके साथ में आए, क्योंकि दलित वोट बैंक कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ इतनी बड़ी मात्रा में खड़ा हुआ नजर नहीं आया। हमने इससे पहले के चुनाव भी देखे उत्तर प्रदेश में। चुनाव में मैं धरातल से लेकर के खूब घूमा हूं। चुनाव में मैंने देखा है कि किस तरह की रणनीति और राजनीति होती है। हमने देखा कि चुनाव के दौरान जो दलित वोट बैंक था, इस बार वो छटक कर मायावती से सीधा बीजेपी के पाले में पहुंच गया था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी को उस वोट बैंक का फायदा मिलता था हमेशा से। उससे पहले चलिए देखना होगा अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। तमाम जानकारी देने के लिए ताबिश आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब जानकारी आपको एक और बड़ी बरेली से देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के बरेली में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 252 नए मामले मिले हैं और IVRI में 2 वैज्ञानिक समेत 13 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं।
अब एक दिन में 40% बढ़े हैं कोरोना संक्रमण के दर। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1414 हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है, ऐसे में आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा, सुनिए। यूपी विधानसभा में मैं 2 बार यूपी विधान परिषद की भी सदस्य रह चुकी हूँ और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब तक बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी स्वास्थ्य के मामले में ठीक हालत में चलते रहे तो तब तक वे सभी चुनावों को काफी हद तक खुद ही संभाल लेते थे और उस समय में अधिकांश चुनाव लड़ती थी और ज्यादातर चुनाव जीत कर भी आती थी। लेकिन इनके काफी लंबे अरसे तक बीमार रहने व उनके देहांत होने के बाद फिर पार्टी की मेरे कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ गई। तो ऐसे में मैंने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव लड़ने की बजाय पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना जरूरी समझा है। और वैसे भी हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है तथा इसी प्रकार विधान परिषद में भी जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आदि भी बन सकता है जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। इसलिए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ, जिसकी इस समय काफी सख्त जरूरत भी है। इसके अलावा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह विरोधी पार्टियां व जातिवादी मीडिया भी मेरे क्षेत्र में न जाने को भी लेकर आए दिन किस्म किस्म की तथ्यहीन व बेबुनियादी बातें करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं 1 जनवरी को मीडिया को भी दे चुकी हूँ। उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धारा का धारा रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने की भी बातें करते रहते हैं, जबकि अभी वह राजनीति में धीरे धीरे अपने आप को काफी प्यार परिपक्व भी कर रहा है और इसके साथ ही मेरे चुनावी राज्यों में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से अब वह मेरे दिशा निर्देशन में उन राज्यों में जहां चुनाव नहीं हुए हैं वहां पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा है। और फिर तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती आज अपने जन्मदिन के मौके पर। मायावती की तरफ से कहा गया है कि इस बार बीएसपी सत्ता में आएगी, साथ ही उनकी तरफ से तमाम बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जरा खबरें उत्तर प्रदेश की जान लेते हैं और सबसे पहले बात अब कर लेते हैं अपना दल की। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रही है, उत्तर प्रदेश में एक दल को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। दरअसल अपना दल के विधायक आर.के. वर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और वो 16 जनवरी को आधिकारिक तौर पर सपा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें आर.के. वर्मा सपा के कार्यक्रमों में लगातार शिरकत करते नजर आ रहे थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से इस बार चुनाव लड़ने की खबर आने के बाद से ही चर्चाएं और माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में गर्म हो चला है। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या के मठ मंदिरों के साथ चौक चौराहों पर संतों और समर्थकों ने खुशी में एक दूसरे को लड्डू प्रसाद का वितरण कर खुशियां प्रकट की हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम साधु संतों की मांग रही है कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़े, जिसको लेकर हमने कई बार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को भी पत्र भेजा कि माननीय योगी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाए। उनके चुनाव लड़ने से अयोध्या में और निखार आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी द्वारा योगी आदित्यनाथ के अयोध्या चुनाव लड़ने को कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग और हिंदू मुसलमान का सहयोग उनके साथ है। योगी जी का सौभाग्य है कि अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रही हैं। अयोध्या से जिस दिन योगी जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और जनता का सहयोग क्या, हिंदू मुसलमानों का भी सहयोग योगी जी के साथ में है, क्योंकि 5 साल जो मुसलमानों की जो जरूरत रही, जिसको मुसलमान चाहते रहे, वही काम नहीं होता रहा, जिसका नाम है दंगा। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा। आज मुसलमान योगी जी की तारीफ कर रहा है तो वोट भी देगा। हम यही चाहते हैं कि योगी जी का सौभाग्य है कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या में लोगों के जो है, अयोध्या में जो लोग भी आते हैं उनका तन भी साफ होता है, मन भी साफ होता है। तो हम ये भी मान रखा हूं कि अयोध्या से योगी जी जिस दिन चुनाव जो है लड़के जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन जो है उत्तर प्रदेश की जनता, वो चाहे जिस जात की हो, वो खुशहाल रहेगी। ये मांग रही है साधु संतों की, अयोध्या वासियों की। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़े। इसको लेकर के हमने कई बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को हमने पत्र भी भेजा कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से इलेक्शन लड़ाया जाए। तो ये हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत खुशी है। और योगी जी का पीढ़ियों से अयोध्या से रिश्ता रहा है। उनके गुरु जी ने, श्री अवैधनाथ जी ने, तो पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। और योगी जी ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो सबसे अधिक समय अयोध्या के लिए उन्होंने दिया है और अयोध्या के गौरव को प्रतिष्ठित किया है। तो योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या में और खूबसूरती बढ़ेगी और अयोध्या वासियों में, साधु संतों में, धर्माचार्यों में खुशी है। सब जगह लड्डू पेड़ा बांटे जा रहे हैं, उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने तो कई बार योगी जी के लिए इसके लिए आग्रह किया और ये हम लोगों के लिए बेहद खुशी का दिन है कि आज ये सुनने को मिल रहा है कि योगी जी जो है अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर के हम लोग कई बार अनुष्ठान कराए, बड़े बड़े हम लोगों ने अनुष्ठान कराया, पूजा पाठ कराया कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ें। क्योंकि योगी जी के यहाँ से चुनाव लड़ने से एक इसका अलग ही मैसेज जाएगा और जो हम लोगों में एक उत्साह है, एक जो खुशी है कि योगी जी अगर यहाँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर 22 को लेकर जिस तरीके से हलचल तेज है, सरगर्मी तेज है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और वोटर्स भी तैयार है। ऐसे में अमेठी के मतदाता, अमेठी के सूजापुर गांव में ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का पूरा मन बना लिया है। गांव में जगह जगह पर बैनर लगाए गए हैं, उसमें लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं। और गांव के प्रत्येक घर में काले झंडे लगे हुए हैं जो बिना कुछ बोले अपना विरोध प्रदर्शित करते नजर आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर बांद्रा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 को मिलाने वाले संपर्क मार्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सड़क पर जगह जगह जबरदस्त गड्ढे हुए हैं जहां पर हमेशा जलभराव हुआ रहता है। ग्रामीणों को आने जाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क को 18 साल पहले बीजेपी विधायक दादा तेजभान सिंह ने बनवाई थी। इसके बाद से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण इसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। नाम प्रिया है। रोड नहीं है तो वोट नहीं है। रोड बनवा दें, वोट अब हम भी देंगे। लेकिन और जो हमारे गांव का पूरी एक यही एकता है कि हम वोट तभी देंगे जब हमारी रोड बन जाएगी। अच्छा, आपके गांव में लोगों ने अपने घरों पे देखा जाए तो काले झंडे भी लगा लिए हैं और आप लोगों ने एक बैनर के माध्यम से गांव विरोध भी चालू कर दिया, क्या मामला है पूरा? सर, हम देखते हैं कि काला झंडा तो हमारे भारत के भी झंडे में नहीं लगा, तो काले झंडे का प्रतीक कुछ अच्छा नहीं है। और अच्छा इसलिए नहीं है कि हमारे गाँव की रोड अच्छी नहीं है।
तो जब रोड अच्छी हो जाए तो झंडा भी अच्छा लग जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो आपके गांव में पीएससी केंद्र भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, अगर शिक्षा स्वास्थ्य की बात की जाए तो पूरा विकास हुआ है। हाँ, उसके बावजूद भी आप लोग इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। हाँ सर है, लेकिन अभी किसी महिला को कोई प्रेग्नेंट है या कोई किसी का भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है कहीं जाना, तो हमें जब तक हम नेशनल हाईवे मतलब हाईवे से होके जाना पड़ता है। अगर जो हम 15 मिनट 5 मिनट में जा सकते हैं वो हम 1 घंटे की दूरी तय करते हैं, चाहे उस महिला की जान चली जाए, चाहे उस वृद्ध औरत की जान चली जाए, किसी की भी जान जा सकती है। तो जो हमें 15 मिनट में जाना चाहिए वो हम 1 घंटे का रास्ता तय करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो मुख्यालय आपके यहाँ से नजदीक भी है, लोग बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी का इसी गांव में घर भी बन रहा है। हाँ, क्या सही है? बन रहा है, यही मैदान मवई में ही बन रहा है उनका। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पर उनका भी आना जाना कभी हुआ नहीं, उनको तो हम देखे भी नहीं है कभी। आए वो देखें, हम उनकी जनता, हमसे पूछे, हमारी मदद करें। जब आएंगी तब देखेंगी। रोड तो कभी आई नहीं, तो वो अच्छा, मान लीजिए आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या करेंगे? तो वो सर वो खुद ही चुनेंगे ना। हमने बैनर में इसीलिए तो लिखा है सर कि अपना विकल्प खुद ही चुने। उनको जो समझ में आएगा वो हमें समझाएंगे, समझेंगे तो समझेंगे, नहीं तो नहीं। सुजापुर क्या समस्या है आप लोगों की? रोड नहीं बनता है। आप लोग अपने घरों पे काले झंडे लगाए, एक बैनर भी लगाए हैं, क्या मामला है? रोड नहीं बनाता है, जितना प्रत्याशी खड़ा है केहू रोड से बन जाए तो वोट। अच्छा, मान लीजिए रोड नहीं बनती है तो आप लोग क्या करेंगे? वोट नहीं देगा, ये माटी में चले और न हम कुछ उनसे मांगे न कुछ, खाली रोड बन जाए तब वोट दे जाब। और कई साल से वोट देता है। समस्या ये है साहब जो है एनएच से जोड़ती हुई सड़क दिख रही है सामने, ये 4 ग्राम सभा का आवागमन बाधित हो रहा है। इससे परेशान होकर के आप लोग के माध्यम से ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग जो है ये कह रहे हैं कि वोट तभी देंगे जब हमको कोई विकल्प ढूंढ करके कोई नेता देगा तब। और दूसरी बात साहब कि आज़ादी के टाइम से जो प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है और पीएससी स्कूल हॉस्पिटल है, यहाँ को जोड़ने वाली सड़क जो है बिल्कुल कच्ची पड़ी है, टूटी फूटी है, बच्चे गिर जाते हैं। समझ लो बरसात के मौसम में जान का खतरा रहता है बच्चों के। उनकी माँ और उनके पिताजी लेकर के जाते हैं वहाँ, और इसकी वजह से जो है विद्यालय में जो है बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। आपके गांव में लोगों ने अपने घरों पे काले झंडे लगाए हैं, क्या है इसका मामला? इसका मामला यही है साहब, विरोध प्रदर्शन है। चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।